Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार मित्रों, स्वयं प्रभा चैनल नंबर 26 पर एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। मैं डॉक्टर परीक्षित सिरोही, वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक, विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय, आपके समक्ष प्रतिस्पर्धा कानून यानी कंपटीशन लॉ का ये 5वां मॉड्यूल लेकर आया हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रमांक 5 में भारत में एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। तो ये जो एप्रिशिएबल है, जो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन कंपटीशन है, उनके बारे में हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके समक्ष हम अगले 1 घंटे में डिस्कस करेंगे। तो पहले तो कि प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते क्या होते हैं, प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौताओं में जो भी प्रावधान हैं हमारे कानून में, उनका हम एक अवलोकन करेंगे, एक बर्ड्स आई व्यू लेंगे। प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते जो हैं वो मना है, वो अलाउड नहीं हैं। कंपटीशन एक्ट में सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 और सेक्शन 6 ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 3 जो है, जो आपका एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स या प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौताओं से डील करता है। सेक्शन 4 अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन से डील करता है। सेक्शन 5 और सेक्शन 6 कॉम्बिनेशंस और रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन से डील करते हैं। सब तरह की कॉम्बिनेशंस, मर्जर, एक्विजिशन और अमेलगमेशन। सो मित्रों, ये जो है सेक्शन 3 के तहत ये निषेध हैं। ये इनमें क्या क्या छूट होती है, किस तरह के एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट अलाउड हैं। फॉर एग्जांपल जॉइंट वेंचर अलाउड है। फिर कार्टेल की बात करेंगे, बिड रिगिंग की बात करेंगे। बिड रिगिंग के लिए एक और शब्द यूज़ किया जाता है, उसकी बात करेंगे। कल्यूजन ऑफ बिड्स, उसकी बात करेंगे। फिर क्रेताओं का कार्टेल, बायर्स का कार्टेल, जहाँ पे एक बायर मार्केट में अपनी पोजीशन की वजह से, उसको मार्केट में कम बायर हैं, एक बायर बहुत बड़ा बायर है या कुछ बायर बहुत बड़े बायर्स हैं, तो वो मार्केट में किस तरह से अपनी पोजीशन बनाते हैं, उनकी बात करेंगे, उनका कार्टेल। इसके विपरीत विक्रेताओं का कार्टेल। मित्रों, विक्रेताओं का कार्टेल बायर्स के कार्टेल, क्रेताओं के कार्टेल के विपरीत अधिक देखने को मिलता है। तो विक्रेताओं के कार्टेल के बारे में बात करेंगे। फिर पर से का जो नियम है, प्रति से भी कहते हैं इसको, हिंदी में हम प्रति से का नियम कहते हैं और अंग्रेजी में पर से का रूल कहते हैं, पर से। और उसी तरह से कारण का नियम। ये 2 नियम है मित्रों, ये अमेरिका से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो कानून था, शर्मन एक्ट, दुनिया का पहला कंपटीशन का कानून, वहाँ से निकल के आए हैं ये दोनों। बल्कि ये वाला तो जो है शर्मन एक्ट का जो पहला सेक्शन है, वहाँ से निकल के आया है। और ये वाला जो नियम है, ये शर्मन एक्ट की जो कोर्ट्स ने व्याख्या की है, वहाँ से निकल के आया है। हमारे कानून में ये कहाँ पे हैं, उल्लेखित हैं या निहितार्थ हैं, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। पर से रूल और रूल ऑफ रीज़न ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे आप एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स की बात करना चाहें या कहीं आगे जाके आप अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन की बात करें, जो हम अगले लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे। मित्रों, एक हम केस भी डिस्कस करेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा केस है। आप लोगों ने लैम्बोर्गिनी गाड़ी के बारे में सुना होगा, एक गाना भी आता है लैम्बोर्गिनी चलाने वाला, जो है बहुत सारे पंजाबी गानों में इसका संस्मरण किया जाता है। तो एक्सक्लूसिव मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम ऑटोमोबाइल लैम्बोर्गिनी, ये SPA, ये इटली की कंपनी है, इटली की कंपनी है। और ये वोक्सवैगन ग्रुप जो है, वोक्सवैगन ग्रुप जो है, ये जर्मन कंपनी है, उसका एक पार्ट है ये। सो वोक्सवैगन कंपनी, इसकी होल्डिंग कंपनी है लैम्बोर्गिनी की। लैम्बोर्गिनी इटालियन है और जो वोक्सवैगन है वो जर्मन है। तो जर्मन कंपनी बड़ी कंपनी है, उसकी एक सहभागी कंपनी है, होल्डिंग कंपनी वोक्सवैगन है। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे और फिर अपनी परिचर्चा को हम जो है उसका सार दोबारा फिर एक बार देखेंगे। तो मित्रों, ये जो है, अगर हम बात करें प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते जो हैं, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स। सो इनकी अगर हम चर्चा करें तो
किसी भी तरह का उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, भंडारण, अधिग्रहण। मैं अंग्रेजी में बोलूं तो उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, आपूर्ति मतलब सप्लाई, वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, भंडारण मतलब स्टोरेज या वेयर हाउसिंग, अधिग्रहण मतलब एक्विजिशन, माल का नियंत्रण मतलब कंट्रोल ओवर गुड्स, सेवाओं का प्रावधान यानी कि प्रोविजन ऑफ सर्विसेज के संबंध में उद्यमों या व्यक्तियों के संघ, उद्यम यानी एंटरप्राइज या व्यक्ति यानी पर्सन या संघ एसोसिएशन, इनके तीनों के बीच में या इनमें से किसी भी तरह के लोगों के बीच में ऐसे समझौते को प्रतिबंधित करती है जो भारत में प्रतिस्पर्धा पे अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। अप्रिशिएबल होना चाहिए। देखिए, छोटा मोटा तो हर जगह कुछ ना कुछ बदलेगा। आपके 2 पान की दुकान चल रही हैं, एक उसमें से बंद हो गई तो ऑब्वियसली कंपटीशन पे फर्क पड़ेगा। 3 दुकानें चल रही हैं, उसमें से एक व्यक्ति 2 दिन के लिए नहीं आया, बीमार हो गया, तो ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा। बट क्या वो अप्रिशिएबल है? क्या वो सिग्निफिकेंट है? क्या उसको बिना नापे, मैंने विगत लेक्चर में बात की थी अप्रिशिएबल की, कि क्या बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के आप उसको नाप सकते हैं? मित्रों, कल अगर तापमान 19.8 डिग्री था और आज 20 डिग्री है, तो क्या आप बिना थर्मोमीटर के, बिना तापमापी के उसको नाप सकते हैं? जवाब है नहीं। पर यदि कल 20 था और आज 24 है, तो जाहिर सी बात है आप उसको बिना थर्मोमीटर के, बिना तापमापी के आप ये बता सकते हैं कि हाँ साहब, पारा कल के मुकाबले में आज अधिक ऊपर गया है। कल मुझे स्वेटर की आवश्यकता थी, आज मैं शर्ट में घूम रहा हूं। तो उसी तरह से हम अप्रिशिएबल, जिसे नापने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं है, से कंसर्न्ड है। अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट का जो कारण बनती है या होने की संभावना है, धारा 3(2) सेक्शन 3(2) के अनुसार ये सभी अग्रीमेंट शून्य हो जाते हैं, वॉइड हो जाते हैं। ये शून्य शब्द आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसके पहले सुना होगा, जो संविदा विधि है उसमें आपने सुना होगा, वॉइड हो जाते हैं। तो मित्रों, ये जो फ्रेज है, दिस इज अ फ्रेज, ये जो वाक्यांश है, ये हमारे प्रतिस्पर्धा अधिनियम में कहीं भी उल्लेखित नहीं है, इसको कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। तो हम लेके कहां से आ रहे हैं? ये केस लॉ से लेके आ रहे हैं। हालांकि जो प्रतिस्पर्धा पे प्रतिकूल प्रभाव की बात है, ये जो अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है, इसी को हिंदी में प्रतिकूल प्रभाव कहते हैं। और अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन की जो बात है, इसमें धारा 19(3) कुछ ऐसे कारक, कुछ ऐसे फैक्टर, कारक का मतलब हुआ फैक्टर, कुछ ऐसे फैक्टर को निर्धारित करती है जिसके थ्रू हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या इस मामले में एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट या प्रतिस्पर्धा विरोधी कोई समझौता हुआ है। तो ये किस तरह के हैं? ये 6 प्रावधान, जो 6 कारक हैं, यहाँ पे उल्लेखित हैं। देखिए, नए प्रवेशकों के लिए बाधाएं डाल दी आपने। डाल दी मतलब निर्माण कर दिया, क्रिएट कर दी। ये क्रिएट की आपने नई बाधाएं। जो नए प्रवेशक हैं, न्यू एंट्रेंट्स, यू आर नॉट अलाउइंग न्यू एंट्रेंट्स टू कम इनटू द मार्केट। मेरा एक स्कूल चल रहा है कानपुर के कल्याणपुर इलाके में। मैंने इस तरह की बाधाएं उत्पन्न कर दी कि उसके 5 किलोमीटर के दायरे में कोई और दूसरा व्यक्ति स्कूल नहीं चला सकता, नहीं बना सकता, नहीं इस्टेब्लिश कर सकता। तो ये क्या हुआ? प्रतिस्पर्धा विरोधी आचरण हो गया। दूसरा, मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो प्रतिस्पर्धी हैं, उनको बाजार से आपने बाहर कर दिया। मेरे 5 किलोमीटर के दायरे में एक सज्जन एक स्कूल चलाते हैं, मैंने ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर दिया कि वो स्कूल बंद हो गया। मैं नूडल्स बनाता हूं, मैंने ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर दिया कि बाकी सारे नूडल्स बनाने वालों की दुकान बंद हो गई। तो ये ऐसा आचरण हो गया जो एंटी कॉम्पिटिटिव हो गया। फिर मित्रों, तीसरा अगर हम देखें तो बाधा डालकर प्रतिस्पर्धा को हमने पुरोबंद कर दिया, फोरक्लोज कर दिया। मतलब हमने प्रतिस्पर्धा पैदा ही नहीं होने दी। कई लोग कहते हैं सर, ये क और ग में क्या अंतर है बताइए? दोनों में ही आप बाधाएं का निर्माण कर रहे हैं और एक में आपने बाधाएं ऐसी डाली कि वो पुरोबंद हो गया। मित्रों, एक केस में आपने बाधाएं डाली
और दूसरी केस में बाधाएं और ज्यादा सख्त हो गई, इतनी सख्त हो गई कि जो दूसरी इंडस्ट्री है, जो दूसरा बिजनेस है, वो पैदा होने से पहले ही मर गया। तो अगर मैं उदाहरण लेके बोलूं, पहले केस में शिशु को आपने स्कूल जाने से रोक दिया और दूसरे केस में आपने शिशु को दुनिया में आने से रोक दिया। तो ये जो है, ये और ज्यादा, ये दिस इज अ डिफरेंस ऑफ डिग्री, अमाउंट कितना ज्यादा सीरियस है मित्रों। फिर अब घ, ड और च, ये जो तीन केसेस हैं, इसमें अक्सर लोग कहते हैं कि सर ये किस तरह से प्रतिस्पर्धा विरोधी हो गया। कई बार क्या होता है, गलत काम कोई करता नहीं है पर अपने आप हो जाता है। अब आप मुझे बताइए, क्या किसी ने जानबूझकर साइबर कैफे का बिजनेस बंद किया? क्या किसी ने जानबूझकर एसटीडी पीसीओ का बिजनेस बंद किया? इन दोनों ही सवालों का जवाब आप जानते हैं, नहीं है। साइबर कैफे का बिजनेस इसलिए बंद हो गया क्योंकि 4G 5G आ गया, हर एक व्यक्ति की जेब में साइबर कैफे खुल गया। और ठीक उसी तरह जो दूसरा व्यवसाय मैंने आपको बताया, वो भी जो है समय के अनुसार, वो भी जो है वीडियो लाइब्रेरी का बिजनेस बंद हो गया। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो बंद हो गए। टेप रिकॉर्डिंग का बिजनेस बंद हो गया। ये तकनीक के हिसाब से बंद हो गया। हो सकता है किसी दिन फोटोकॉपी का बिजनेस बंद हो जाए, स्कैनिंग इतनी अच्छी आ गई। मित्रों, ये देखिए, उपभोक्ताओं को लाभों का उपार्जन अगर हो रहा है, अगर उपभोक्ताओं को बहुत जबरदस्त मात्रा में लाभ मिल रहे हैं, तो कल को ऐसी स्थिति का निर्माण हो सकता है कि बाकी सारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो मार्केट से बाहर हो जाएं और केवल आप हो, और फिर आप उपभोक्ताओं का लाभ नहीं होंगे, उसके ठीक विपरीत कार्य करेंगे। फिर माल के उत्पादन या वितरण या सेवाओं के प्रावधान में सुधार। अब कई बार जो सुधार हो जाता है प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, सर्विसेज के प्रोविजन में, उससे भी एंटी कॉम्पिटिटिव स्थितियों का निर्माण हो जाता है। अब एसटीडी पीसीओ क्यों बाहर हो गए? ट्रंक कॉल बुकिंग क्यों बाहर हो गई? सेम रीजन। मोबाइल फोन ने मित्रों बहुत सारी चीजों को बाहर कर दिया। कोई अलार्म क्लॉक आजकल रखता है क्या? कोई कैमरा रखता है क्या? अनलेस कोई बहुत फोटोग्राफी का शौकीन हो, कोई साधारण व्यक्ति अब कैमरा खरीदता नहीं है। कोई साधारण व्यक्ति कोई अलार्म क्लॉक खरीदता नहीं है। कोई साधारण व्यक्ति आजकल, स्टूडेंट्स भी नोट्स नहीं बनाते, वो फोटो खींच लेते हैं, सर ने बोर्ड पे क्या लिखा। तो मित्रों, ये जो है वस्तुओं के उत्पादन या वितरण या सेवाओं के प्रावधान में तकनीक से जो, या वैज्ञानिक आर्थिक विकास से कई बार जो है ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है जो एंटी कॉम्पिटिटिव हो जाती है। तो मित्रों, प्रतिस्पर्धा विरोधी जो समझौते हैं, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स हैं, ये निषेध हैं, ये नॉट अलाउड हैं। किसी भी उद्यम या संघ या व्यक्ति और संघ के बीच में कोई भी तरह की कॉम्बिनेशन, किसी भी व्यक्ति और उद्यम की कोई भी समझौता, कोई कार्टेल इसमें आ जाए, ये अगर सामान या सामान के व्यापार इस तरह के प्रावधान में आ जाए जो नीचे उल्लेखित है, तो ये एंटी कॉम्पिटिटिव होगा और ये मना है। मित्रों, हमने पहले लेक्चर में भी, दूसरे लेक्चर में जब डेफिनेशन डिस्कस कर रहे थे, और तीसरे लेक्चर में भी कार्टेल की बात की है। बट क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने ये वाला लेक्चर पहले देखना सोचा हो और दूसरा और तीसरा लेक्चर शायद ना देखा हो, तो कार्टेल की हम थोड़ी सी बात यहां कर लेते हैं। एक ऐसा समूह जिनके इंटरेस्ट सेम हैं, जो एक ही चीज चाहते हैं। एक ही चीज चाहना कोई गलत नहीं है, हर एक विद्यार्थी अच्छे अंक चाहता है। जो भी व्यक्ति दिल्ली से कानपुर पहुंचना चाहता है रेल से या सड़क मार्ग से, वो चाहता है कि वो समय से पहुंच जाए, इसमें कुछ गलत नहीं है। पर मित्रों, जब आप अपने फायदे के लिए सामने वाले का नुकसान करने लगते हैं, किस तरह से नुकसान करेंगे? अगर आप सेलर हैं, विक्रेता हैं, तो आप साथ में मिलके क्वालिटी खराब करने लगे।
तो बेचारा ग्राहक कहाँ जाएगा? आपकी भी क्वालिटी खराब हो रही है, आपके कॉम्पिटिटर की भी क्वालिटी खराब हो रही है, तो वो कहाँ जाएगा? या आप और आपके साथ की जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो साथ में मिलके बाजार में दाम को ऊपर धकेलना शुरू कर दें, तो कॉम्पिटिटर आपके प्रोडक्ट को छोड़ के दूसरे के पास भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो भी महंगा हो रहा है। सो ये एक कार्टेल है मित्रों। तो कार्टेलाइज बिहेवियर एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस में हमेशा आता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप खरीद या बिक्री मूल्य को निर्धारित कर रहे हैं। देखिए जो मैंने आपको उदाहरण दिया, आप या तो खरीद का मूल्य या तो बिक्री का मूल्य, या तो आप क्रेता के कार्टेल हैं या विक्रेता के कार्टेल हैं, या उत्पादन, आपूर्ति, बाजार, तकनीकी विकास, निवेश, सेवाओं के प्रावधान को सीमित करते हैं, नियंत्रित करते हैं। कोई भी तरह का ऐसा कंट्रोल कि भाई मार्केट में इतने ही किलो आएंगे, मार्केट में इतनी सप्लाई होगी, कालाबाजारी शुरू हो जाती है। ओपेक क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जब भी थोड़ी सी मांग में सुस्ती आती है वो प्रोडक्शन को कम कर देता है ताकि दाम ना गिरे, और जब उनको दाम बढ़ाने होते तब भी वो ही प्रोडक्शन में कमी कर देते। बाजार का तकनीकी विकास, निवेश या सेवाओं के प्रावधान को आप नियंत्रित कर देते हैं, ये आचरण भी नहीं अलाउड है। बाजार के भौगोलिक क्षेत्र, माल की सेवाओं का प्रकार, बाजार में ग्राहकों की संख्या या किसी और तरह से किसी और सामान के आवंटन के माध्यम से बाजार या उत्पादन के स्रोत या सेवाओं के प्रावधान को साझा करते हैं, ये भी गलत हो गया मित्रों। आप ये कहते हैं कि नहीं, ये सामान लखनऊ के बाहर नहीं जाएगा या ये सामान केवल कानपुर में ही रहेगा, तो ये आप भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर प्रतिस्पर्धा विरोधी आचरण कर रहे हैं। आप ये डिसाइड करते हैं कि नहीं, ये वैरायटी पेन की मैं नई मार्केट में लाऊंगा, इन ग्राहकों को, फलाना फलाना ग्राहकों को मैं सामान नहीं बेचूंगा। आवंटन में आप धांधली शुरू कर देते हैं। उत्पादन के स्रोत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बोली में हेरा फेरी कर देते हैं, मिली भगत कर देते हैं। कई बार क्या देखा जाता है, टेंडर आता है, निविदा आती है, सभी लोगों की लगभग एक ही जैसी निविदा होती है। किसी एक ने डाला 90,000, किसी एक ने डाला 91,000, किसी एक ने डाला 90,005। क्या इस तरह की बोली स्वाभाविक है? क्या ऐसा हो सकता है? और आंसर है नहीं। ये मिली भगत के बिना नहीं हो सकता, ये हेरा फेरी के बिना नहीं हो सकता। तो मिली भगत को हम कहते हैं कोल्यूशन और हेरा फेरी को हम कहते हैं रिगिंग। तो बिड रिगिंग या बिड कोल्यूशन प्रतिस्पर्धा पर सराहनीय प्रतिकूल प्रभाव यानी कि अप्रिशिएबल एडवर्स इंपैक्ट, अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट का बहुत अच्छा नमूना है और ये डिसअलाउड है। मित्रों, हमने टाई इन अरेंजमेंट्स की बात की, इससे भी प्रतिस्पर्धा पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आपको चाहिए तो पेन, पर उसके साथ वो घटिया क्वालिटी की या कम मांग वाली रबड़ भी आपको जबरदस्ती लेने के लिए मजबूर कर देता है। 10 रुपए के पेन के साथ 3 रुपए की रबड़ भी लेनी पड़ेगी, कुल चुकाने पड़ेंगे 13 रुपए। अगर 10 रुपए के पेन के साथ 3 रुपए की रबड़ फ्री है, नो प्रॉब्लम। अगर 10 रुपए का पेन भी अलग से मिल रहा है, 3 रुपए की रबड़ भी मिल रही है, दोनों को साथ में 13 रुपए का भी ऑप्शन है, दोनों को साथ में 12 रुपए कर रहे हैं और अच्छा है ग्राहक के लिए, वो ठीक है। बट ये विकल्प आपको देना जरूरी है कि आप इनको अलग अलग भी क्रय कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो ये टाई इन अरेंजमेंट होगा और ये भी अप्रिशिएबल एडवर्स इंपैक्ट ऑन कंपटीशन बनता है। मित्रों, ये कुछ क्षेत्र हैं जहां पे छूट मिली हुई है। प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौता अगर आप कर भी रहे हैं तो छूट है। मैंने आपको बताया जॉइंट वेंचर के केस में छूट है। जॉइंट वेंचर को कार्टेल की श्रेणी में नहीं लाते हैं। वैसे ही कॉपीराइट अधिनियम के तहत कुछ प्रोटेक्टेड है। आपने कुछ फिल्म लिखी है, फिल्म बनाई है,
गाना लिखा है, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया है, उसको प्रोटेक्शन हासिल है। पेटेंट अधिनियम के तहत आपने कुछ नया नवाचार किया है जिसको आपको पेटेंट मिला है, उसको भी नहीं प्रोटेक्शन नहीं आपको प्रतिस्पर्धा विरोधी आचरण माना जाएगा। कुछ आपका ट्रेडमार्क है, जो पुराने वाला ट्रेडमार्क एक्ट था, ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट, व्यापार एवं पुण्य चिन्ह अधिनियम, या नया वाला एक्ट जो 2003 से लागू है, व्यापार चिन्ह अधिनियम, आपका ट्रेडमार्क है, मान लीजिए टाटा, तो इस पे आपका एकाधिकार है। तो ये ऐसा थोड़ी कि ये टाटा नाम पे आपका एकाधिकार है तो ये प्रतिस्पर्धा विरोधी आचरण हो गया। नो, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट, मैं आपके समक्ष ये लेक्चर कानपुर से लेकर आ रहा हूँ। कानपुर से करीब 150 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर पे लखनऊ में एक जगह है मलियाबाद, वहाँ पे बहुत ही बढ़िया दशहरी आम मिलता है, तो उसको हम मलियाबादी मैंगो या मलियाबादी दशहरी के नाम से जानते हैं। तो ये नाम मलियाबादी दशहरी या मलियाबादी या दशहरी, ये केवल यहीं के उगाए हुए आम जो उस क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करते हैं, उस गुणवत्ता के हैं और यहाँ उगाए जाते हैं, उन्हीं के लिए ये आम ये नाम है, तो इनका एकाधिकार हो जाता है। तो ये प्रतिस्पर्धा विरोधी आचरण नहीं माना जाएगा क्योंकि ये इस लॉ के तहत रजिस्टर्ड है। सिमिलरली डिज़ाइन लॉ, मान लीजिए इस पेन की जो शेप है उसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है डिज़ाइन लॉ के अंतर्गत, तो उसको भी प्रतिस्पर्धा विरोधी आचरण नहीं माना जाएगा। सिमिलरली आपके सबके पास मोबाइल फ़ोन है, आप लोग सबके पास स्कूटर या कार होगी, उन सब में जो सेमीकंडक्टर चिप्स लगे होते हैं, माइक्रोवेव में लगे होते हैं, आपके आजकल तो लाइटों में भी लगे होते हैं, गीज़र में लगे होते हैं, जो भी चिप का जो डिज़ाइन होता है उस पर जो चिप की बनाने वाली जो कंपनी है उसका एकाधिकार है, इसको भी प्रतिस्पर्धा विरोधी आचरण नहीं माना जाएगा। तो मित्रों, अगर कोई भी व्यक्ति भारत से माल निर्यात करने के लिए यानी कि एक्सपोर्ट करने का अधिकार रखता है उस सीमा तक जिस तक समझौता विशेष रूप से उत्पादन, आपूर्ति, वितरण या माल की नियंत्रण की स्थिति के लिए है, ऐसे निर्यात के लिए सेवाओं का प्रावधान है और ये जो है इस परिधि में नहीं आता, इसको प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौता नहीं मानेंगे। अगर आपके पास माल को निर्यात करने का अधिकार है उस सीमा तक जिस सीमा तक ये समझौता किया गया है, अगर आप आपूर्ति कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं, नियंत्रण कर रहे हैं, तो ऐसे निर्यात के लिए जो भी आप काम कर रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, ये एंटी कॉम्पिटिटिवनेस के परिधि में नहीं आएंगी। मित्रों, हमने थोड़ी सी बात कार्टेल की थी। अब जो ऑफिशियल डेफिनेशन है कार्टेल की वो देख लेते हैं। धारा 2C में इसको परिभाषित किया गया है। उत्पादकों यानी प्रोड्यूसर्स, विक्रेताओं यानी सेलर, वितरक यानी डिस्ट्रीब्यूटर, व्यापारी यानी सेलर, सेवा प्रदाताओं यानी सर्विस प्रोवाइडर, इन सब का एक यूनियन है जो आपस में समझौता कर लेता है। यह समझौता लिखित होने की आवश्यकता नहीं है, मौखिक भी हो सकता है, कभी कभी आंखों ही आंखों में हो जाता है समझौता। मैं आपको बताऊं, मैं अपने घर में जो है कुछ निर्माण कार्य करा रहा था, तो मैं एक शावर खरीदने गया दुकान में ठेकेदार जी को साथ लेके, क्योंकि मैंने कहा भाई इनको पता है कि क्या लग सकता है, हमको तो इतने टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस का ज्ञान नहीं है। बातों ही बातों में वो ठेकेदार ने दुकानदार से अपने लिए 15 या 20% का कमीशन नेगोशिएट कर लिया था। उसने भी मुंह से कुछ नहीं बोला और दुकानदार ने भी मुंह से कुछ नहीं बोला। ये मुझे कब पता चला? जब मैं वापस घर आ गया। इन सब चीज़ों में क्या होता है, जो MRP होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसमें और जो प्राइस दी जाती है इनमें काफ़ी गुंजाइश होती है। तो अगर आप देख रहे हैं कि MRP 5,000 रुपये की है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो 5,000 रुपये ही हो। कई लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि MRP सरकार द्वारा फिक्स की जाती है, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। 5,000 रुपये से ज़्यादा आपको इसके लिए अदा नहीं करने हैं किसी भी सूरत में।
बट कई बार इनमें मार्जिन इतना होता है कि वो व्यक्ति आपको 4,000 या 3,500-3,600 रुपये की वो वस्तु देने को तैयार हो जाता है। 3,500-3,600 रुपये या 4,000 रुपये की आपको ये वस्तु मिल सकती है। इतना इसमें उसका रिटेलर का प्रॉफिट निकालने के बाद स्कोप होता है। तो मित्रों, जो मैं गया, ये मुझे जानकारी नहीं थी कि इतना जो है इसमें स्कोप होगा। वो व्यक्ति ने मेरे से कहा कि साहब मुझे 4,500 रुपये दे दीजिए। मैंने दे दिए। मैंने कहा ठीक है, MRP से कम है। बाद में मुझे पता चला कि वास्तव में ये जो मैंने शावर खरीदा था ये मात्र 4,000 रुपये का था और 500 रुपये जो है ये हमारे ठेकेदार जी ने अपना कमीशन नेगोशिएट कर लिया था दुकानदार से, आंखों ही आंखों में, इशारों ही इशारों में। तो मित्रों, ये जो है, ये जो समझौता है, ये लिखित होने की आवश्यकता नहीं है। जब भी कार्टेल फॉर्मेशन होता है तो जो ट्रेड एसोसिएशन होता है, व्यापार संघ होता है, जैसे सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक व्यापार संघ है, कानपुर लेदर गुड्स डीलर्स एसोसिएशन एक व्यापार संघ है, ये सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन एक व्यापार संघ है। मित्रों, कोई भी ट्रेड एसोसिएशन अपनी मीटिंग्स में कुछ बात अगर करता है तो वो एक समझौता ही तो है। तो इसलिए हमें इनकी मिनट्स जो हो रही है मीटिंग्स की, उनमें क्या परिचर्चा हुई, उस पर विशेष ध्यान देना होता है जब भी कोई कंप्लेंट आती है एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर के बारे में। तो ये समझौते के माध्यम से उत्पादन, वितरण, बिक्री या मूल्य या व्यापार या सेवाओं के प्रावधान को सीमित किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है, या नियंत्रित करने का प्रयास भी ऑफेंस है। आप सक्सीड हुए या नहीं, बट आपने कोशिश की, वो भी ऑफेंस की परिधि में आ जाएगा। अच्छा मित्रों, धारा 27B कहती है कि कोई भी समझौता किसी कार्टेल द्वारा अगर किया गया है तो कंपटीशन आयोग, प्रतिस्पर्धा आयोग उस कार्टेल में शामिल प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो उत्पादक हो, चाहे वो विक्रेता हो, चाहे वो वितरक हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हो, इस तरह के समझौते को जारी रखने के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए जितना भी उसका प्रॉफिट था उसका 3 गुना दंड ले सकता है या 10% प्रॉफिट ले सकता है हर साल का, जो भी ज्यादा हो। मैं आपको दोनों ही चीजें उदाहरण के थ्रू समझा देता हूं। मान लीजिए इस कार्टेल में 100 लोग सम्मिलित हैं। उन सब लोगों की आय, इनकम, प्रॉफिट अलग अलग है। एक सज्जन है, उनकी जो है प्रॉफिट मैं आपको अभी बता देता हूं। तो एक जो कंपनी है उनकी प्रॉफिट 100 रुपये है। तो और ये जो कार्टेल बिहेवियर चला 10 साल, तो 10 साल में इन्होंने कमाए, प्रॉफिट इनका हुआ 10,000 रुपये। 10 साल में 1,000 रुपये इनका प्रॉफिट हुआ। तो लाभ का 10% कितना हुआ? 100 रुपये। और प्रॉफिट कितना हुआ इनका? 1,000 रुपये, उसका 3 गुना यानी कि 3,000 रुपये। तो 3,000 और 100 में हायर अमाउंट कौन सा है? 3,000। तो इस व्यक्ति पे, ये जो मिस्टर ए हैं, जो एक कार्टेल के मेंबर हैं, इन पे 3,000 रुपये का दंड लग सकता है। अच्छा, अब मिस्टर बी पे आ जाते हैं। ये हर साल कमाते हैं 10,000 रुपये और ये कार्टेल में रहे 6 साल तक। तो इन्होंने इतने पैसे कमाए। अब प्रत्येक वर्ष प्रॉफिट का 3 गुना यानी कि 1,80,000 रुपये, या प्रॉफिट का 10%, तो 1,80,000 रुपये का इनसे दंड लिया जाएगा। इसी तरह सबसे अलग अलग दंड लिया जाएगा जितने समय तक वो प्रॉफिट कमाते रहे और कार्टेल का पार्ट रहते रहे। ये हर साल का होगा, मैंने इजी करने के लिए आपको बता दिया। मान लीजिए एक साल में आपने 1,000 रुपये कमाए, दूसरे साल में 2,000 कमाए, तीसरे साल में 5,000 कमाए, तो ये हर साल का असेसमेंट किया जाएगा। तो इस साल का असेसमेंट करेंगे तो 10% के हिसाब से 100 रुपये बनते हैं और 3 गुना के हिसाब से 3,000 बनते हैं, तो ये ले लिया जाएगा। और यहाँ पे 6,000 बनते हैं और यहाँ पे 15,000 बनते हैं,
तो आपसे जो कुल अमाउंट लिया जाएगा, मान लीजिए आप 3 साल तक कार्टेल में थे, 3 और 6 9 और 15 24,000 रुपये का आपसे जो है जुर्माना वसूल किया जा सकता है। ये अपर लिमिट है मित्रों। तो मित्रों, कार्टेल के बाद हम बात करते हैं बोली हेरा फेरी यानी कि बिड रिगिंग। इसको हम एक और नाम देते हैं बिड कल्यूजन। ये लगभग एक ही जैसी चीजें हैं। मिली जुली बोली या हेरा फेरी में दोनों का हाथ। तो मित्रों, मिली भगत से लगाई हुई बोली, मिली भगत, इसको बिड कल्यूजन, ये बिड कल्यूजन यही है, मिली भगत। जब कोई व्यवसाय यानी कि बिजनेस, उनसे एक्सपेक्टेशन तो है कि प्रतिस्पर्धा करेंगे। मारुति और किया से आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो मार्केट में प्रतिस्पर्धा करेंगे। पर मान लीजिए किसी कंपनी ने या भारत सरकार ने कहा कि हमें गाड़ियां चाहिए, आप बताओ कितने में सप्लाई कर सकते हो? 100 गाड़ियां चाहिए। तो इन्होंने दोनों ने कीमत वही बता दी, 10 लाख और 10 लाख 10,000। ये बिड रिगिंग का एग्जाम्पल है, क्योंकि नॉर्मली आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मारुति और किया में गलाकाट कंपटीशन होना चाहिए, भीषण कंपटीशन, भीषण प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। उम्मीद यह की जाती है कि प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। तो ये गुप्त रूप से, ये कीमत बढ़ाने के प्रयास से खरीदारों के लिए वस्तु या सेवा की गुणवत्ता को कम करने की साजिश करते हैं या कीमत को बढ़ाने की साजिश करते हैं। बोली लगाने के माध्यम से कस्टमर को अधिग्रहित करना चाहते हैं। मित्रों, बहुत सारे कस्टमर बिड रिगिंग के माध्यम से, बिड्स के माध्यम से जो है प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं। सरकार में तो हमेशा ही जो है ऑक्शन के ही माध्यम से, बिड्स के माध्यम से लोएस्ट जो टेंडर आता है उसी को जो कार्य होता है, जो सर्विस होती है या जो गुड्स का ठेका होता है वो दिया जाता है। सरकार की एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसको हम जेम कहते हैं। सरकार में जो भी चीज आजकल खरीदी जाती है, चाहे एक पेन है, चाहे कंप्यूटर है, चाहे कार है, सभी की निविदाएं इस पे आती हैं। सार्वजनिक स्तर के, निजी स्तर के बहुत सारे संगठन पैसे का बेस्ट वैल्यू, बेस्ट मूल्य प्राप्त करने के लिए ये जो बिड की प्रक्रिया है, बोली की प्रक्रिया है, इस पे भरोसा करते हैं। मैंने जेम का उदाहरण ले लिया। तो अगर जेम पे रहने वाले जितने भी विक्रेता हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि हम HP का लैपटॉप 65,000 रुपये का ही बेचेंगे और हम मैकबुक एयर 1,10,000 रुपये की ही बेचेंगे, तो सरकार को कैसे बेस्ट प्राइस मिलेगा या किसी निजी संस्थान को कैसे बेस्ट प्राइस मिलेगा? कम कीमत या बेहतर उत्पाद हर एक कंज्यूमर चाहता है, ये वांछनीय है, ये डिजायरेबल है। परिणाम स्वरूप अगर ऐसा होता है तो संसाधनों को हम और अच्छे से उपयोग कर सकते हैं या दूसरी जगह उपयोग कर सकते हैं। जो लोगों से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो प्रतिस्पर्धा करें, आपको मैं स्कूल का एग्जाम्पल देता हूं या कॉलेज का एग्जाम्पल देता हूं। आमतौर पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि सारे स्टूडेंट सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से आगे दौड़ने का प्रयास करेंगे। पर सारे स्टूडेंट्स ने अगर सोच लिया है कि हमें नहीं पढ़ना है और हम सभी फेल होने को तैयार हैं, तो क्या वो अच्छा सिचुएशन माना जाएगा स्टूडेंट्स के लिए, उनके माता पिता के लिए या देश के लिए? ऐसा ही कुछ यहाँ पे है। जो बिजनेसेस से उम्मीद की जाती है कि वो सर्वश्रेष्ठ प्रतिस्पर्धा करेंगे, आपस में कस्टमर का भी फायदा कराएंगे, देश का भी फायदा कराएंगे, अपना भी फायदा कराएंगे, वही मिली भगत कर लेते हैं। कीमत कम या बेहतर गुणवत्ता जो अगर होगी तो उससे संसाधनों की बचत होगी और नवाचार, इनोवेशन भी हो सकेगा। मित्रों, जब कंपनियां वास्तव में प्रतिस्पर्धा करेंगी तभी होगा, पर इसके लिए ईमानदारी से जो निर्धारित शर्तें हैं, जो बिड्स हैं, वो आनी चाहिए। कोई कल्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई रिगिंग नहीं होनी चाहिए, कोई बोली में हेरा फेरी या बोली में मिली भगत नहीं होनी चाहिए।
मित्रों, अगर पब्लिक प्रोक्योरमेंट है, मतलब सरकार के लिए कोई प्रोक्योरमेंट है, सार्वजनिक खरीद है, तो बोली में हेरा फेरी विशेष रूप से हानिकारक है। क्यों? क्योंकि सरकार का पैसा हम सबका पैसा है। अगर सरकार को ये गाड़ी 10 लाख और 10,10,000 रुपए में बेच रहे हैं, अगर बिड रिगिंग के बिना ये 9.5 लाख रुपए में मिल जाती, 100 गाड़ियों पे 60,000 रुपए की बचत, मतलब सरकार के 60 लाख रुपए की बचत, हम सब के 60 लाख रुपए की बचत। मित्रों, तो सार्वजनिक खरीद में विशेष रूप से हानिकारक है। इस तरह की जितनी भी साजिशें होती हैं, ये खरीदारों को, करदाताओं को उनसे संसाधन ले लेती हैं। जो टैक्स पेई हैं उनसे संसाधन लेती हैं, जो खरीदार हैं उनसे, जो कस्टमर है उनसे संसाधन ले लेती हैं। कस्टमर के जो पैसे हैं उसका उनको वैल्यू फॉर मनी नहीं मिलता, कस्टमर को उचित क्वालिटी नहीं मिलती, जनता का इसमें से विश्वास उठने लगता है और प्रतिस्पर्धा से जो भी बाजार में फायदे होते हैं वो फायदे, वो लाभ नहीं मिलेंगे। तो प्रतिस्पर्धा हमेशा अच्छी चीज़ है मित्रों। दो स्कूलों में प्रतियोगिता का भाव अच्छा है, दो स्टूडेंट्स में प्रतियोगिता का भाव अच्छा है, दो कंपनियों में अच्छा है, दो राज्यों में भी आजकल कहते हैं कंपटीशन बहुत अच्छा है, फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करता है। तो मान लीजिए कर्नाटका और तमिलनाडु अपने अपने राज्यों में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए होड़ लगा रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान अगर ये काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है मित्रों। प्रतिस्पर्धा अधिनियम के अंतर्गत धारा 3(3)D के तहत ये एक इलीगल प्रैक्टिस है, अवैध प्रथा है, इसको अलाउड नहीं किया गया है बिड रिगिंग को। ये एक अनफेयर प्रैक्टिस है। MRTP एक्ट में ये अनफेयर प्रैक्टिस मानी जाती थी, आज ये इलीगल प्रैक्टिस मानी जाती है और इससे अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन पैदा होता है। मित्रों, हमने बात की थी कि दो तरह के कार्टेल होते हैं प्रमुख रूप से। ज्यादा कॉमन जो है वो सप्लायर का कार्टेल है, सेलर का कार्टेल है, बट क्रेताओं का कार्टेल भी देखने को मिलता है। जितने भी कमोडिटी मार्केट्स हैं मित्रों, जितने भी कमोडिटी मार्केट्स हैं, कॉफी का मार्केट, कॉपर का मार्केट, निकल का मार्केट, सिल्वर का मार्केट, ये सभी मार्केट बायर ड्रिवन है। ये सभी मार्केट, इनमें जो सप्लायर हैं वो काफी हैं, बायर तुलना में कम मिलेंगे आपको। हो सकता है कि कुछ ऐसे कमोडिटीज हों जिसमें सप्लायर भी कम हो, बट बायर बहुत कम होंगे। मैं ये उस कॉफी की बात नहीं कर रहा जो आप बाजार में जाके खरीदते हैं, मैं वो कॉफी की बात कर रहा हूं जो बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदती हैं कॉफी उत्पादकों से। मैं उस सिल्वर की बात नहीं कर रहा जो आप खरीदते हैं धनतेरस पे, मैं वो बात कर रहा हूं जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जो अपने चिप्स में लगाने के लिए या ट्रांजिस्टर में लगाने के लिए सिल्वर खरीदती हैं, ब्राज़ील जैसे देशों में। निकल कैडमियम बैटरी बनाने के लिए निकल या कैडमियम खरीदती हैं। इलेक्ट्रिक बैटरीज के क्षेत्र में चाइना की इतनी बड़ी हिस्सेदारी हो गई है कि सारा जो कॉपर है, निकल है, कैडमियम है, वो चाइना ही खरीद लेता है। जो अफ्रीकी देश हैं, ब्राजील जैसे देश हैं, वहां पे पूरा का पूरा प्रोडक्शन चाइना ही ले जाता है। तो मित्रों, चाइना ही डिसाइड करता है कि इन कमोडिटी का क्या प्राइस होगा, उनको ये कमोडिटी किस क्वालिटी की चाहिए। तो प्रतिस्पर्धा कानून और इसका इन्फोर्समेंट अक्सर विक्रेताओं और उन शर्तों पर ध्यान केंद्रित करता है जिन पर अपने उत्पादों या सेवाओं को खरीदा या बेचा जाता है। पर प्रतिस्पर्धा यह भी प्रभावित करती है कि सामान और सेवा को खरीदते समय खरीदार जो है वो बाजार में कैसे बातचीत कर रहे हैं, वो बाजार को कैसे देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। प्रतिस्पर्धा कानून इस तरह की कई सेटिंग्स और अधिकार क्षेत्र में इन इंटरैक्शंस पर लागू होता है, लागू है। जितनी भी ऐसे इंटरैक्शन हो रहे हैं बायर और सेलर के बीच में। अब ये देखिए, ये बायर कार्टेल के मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। शिपिंग कार्टेल एक बहुत अच्छा उदाहरण है।
मित्रों, शिपिंग रूट पे चलने वाली जितनी भी कंपनियां हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट उठा के देख लीजिए, उनका रेट सेम होता है। मसलन आपको 100 किलो अनाज यूक्रेन से भारत पहुंचाना है, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, सबका रेट वही होता है, सबके कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल एक जैसे। तो आपको मजबूर किया जाता है कि आप वही प्राइस लीजिए। यूरेनियम, कॉफी, कॉपर, बॉक्साइट, इनके जो बायर हैं ये कम हैं। तो बायर के पास ये शक्ति होती है, ये जो खरीदार के पास शक्ति होती है कि वो अपने हिसाब से मूल्य का निर्धारण कर ले। मैंने आपको चाइना का एग्जाम्पल दिया। समन्वित आचरण हो सकता है, कार्टेल जो खरीदे उसकी कीमत को कम करने की साजिश हो सकती है, खरीदारों द्वारा एक तरफा आचरण हो सकता है, क्योंकि इनके पास, सबके पास पर्याप्त मार्केट स्ट्रेंथ है, बाइंग पावर है, क्योंकि ये सब बड़ी संख्या में कमोडिटीज को खरीद रहे हैं। इनका मूल्यांकन का ध्यान एकाधिकार या ओलिगोपोली पे होता है नॉर्मली, बट यहां पे मोनोपोली और ओलिगोपोली है। तो देखिए, मोनोपोली का मतलब होता है बाजार में एक ही विक्रेता, ओलिगोपोली में बाजार में कुछ ही विक्रेता। इसके विपरीत मोनोपोली, बाजार में एक ही क्रयकर्ता, बायर। ओलिगोपोली, बाजार में कुछ ही क्रयकर्ता। तो मित्रों, ध्यान हम इसी पे लगाते हैं और कभी कभी हो ये जाता है, और जो चीज़ कम होती है उस पर हम ध्यान कम लगाते हैं और इसीलिए कभी कभी नुकसान बड़ा हो जाता है। मित्रों, OECD जो एडवांस कंट्रीज हैं, उन्होंने एक राउंड टेबल सम्मेलन किया 2022 में, जून में, कोविड के तुरंत बाद, और वहाँ उन्होंने 3 चीज़ें पाई। जो इनकी फाइंडिंग्स थी वो 3 चीज़ें थी। एक तरफा प्रयोग पर किए जाने पर क्रय शक्ति से निपटने के लिए कई देशों ने घरेलू कानून बनाए हैं, पर ये एक दूसरे से काफ़ी भिन्न है। खरीदारों के जो कार्टेल है, इसके उपचार और न्यायालयों के बीच संयुक्त खरीद समझौताओं पर कन्वर्जेंस की एक महत्वपूर्ण डिग्री है। अलग अलग देशों में किस तरह से कार्टेल्स को देखा जाता है, कैसे उनका इलाज किया जाता है, कैसे न्यायालय उससे डील कर रहे हैं, उसमें काफ़ी अधिक मात्रा में कन्वर्जेंस देखी गई है। बट इन्फोर्समेंट जो है वो अलग अलग देशों में अलग अलग लेवल का है, कहीं अच्छा इन्फोर्समेंट है, कहीं नहीं है। एकाधिकार शक्ति, मोनोपोली पावर, सौदाबाजी, ये दोनों के लिए क्रय बाजारों में प्रतिस्पर्धा के मुद्दे पर विचार करने के लिए उच्च स्तरीय समझौते की आवश्यकता है, क्योंकि वैश्विक बाजार अब एक बाजार बनते जा रहा है, इसलिए एक उच्च स्तरीय हाई लेवल समझौते की आवश्यकता है। अदरवाइज ये टेंडेंसी रहेगी कि कभी भी बायर्स कार्टेल फॉर्म हो सकता है, मोनोपोली और ओलिगोपोली जैसी समस्याएं पैदा हो सकती है। मित्रों, अब हम सेलर के कार्टेल की बात करते हैं। देखिए, जो परफेक्ट कंपटीशन है, अनफॉर्चुनेटली लाइफ में बहुत कम चीजें होती हैं जो परफेक्ट होती हैं। परफेक्ट कंपटीशन एक शिमेरा है, एक माया है। शिमेरा का मतलब, जैसे आप रेगिस्तान में आपको रेत भी कभी कभी पानी जैसे दिखने लगती है, वो एक शिमेरा है। तो परफेक्ट कंपटीशन कभी भी नहीं होगा मार्केट में। हमेशा कोई ऐसा बायर होगा, कोई ऐसा सेलर होगा, क्रयकर्ता या विक्रयकर्ता, जो बाजार को अपने हिसाब से मोल्ड कर सके। जो ये इस माया जाल से बाहर निकल के अगर हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि इस प्रकार के जो कार्टेल है
वो थोड़े से अधिक पाए जाते हैं जो विक्रेताओं के कार्टेल हैं कंपेयर टू जो क्रयकर्ताओं के कार्टेल हैं। और इस प्रकार के कार्टेल में बाजार की कीमत और आपूर्ति को नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है, जैसे कि हर कार्टेल में किया जाता है। विक्रेताओं के कार्टेल का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ओपेक मैंने आपको बताया। आपूर्तिकर्ताओं की सीमित संख्या और उनके द्वारा ठोस कार्रवाई कंसर्टेड एक्शन के कारण उनके पास माल या सेवाओं की आपूर्ति को कम या बढ़ाने की शक्ति होती है, और नतीजतन होता क्या है, हम सब कठपुतलियों की तरह डांस करते हैं और कीमत या तो बढ़ती है या घटती है। तो ये एक अच्छी सिचुएशन नहीं है, इसलिए इससे भी अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन होगा और इससे भी होगा, दोनों ही सिचुएशंस। मित्रों, अब हम बात करते हैं पर से के नियम की। प्रतिस्पर्धा कानून में हम देखेंगे कि दो प्रमुख नियम हैं। प्रति से का नियम, जिसे हम पर से रूल कहते हैं, और कारण का नियम, जिसे हम रूल ऑफ रीजन कहते हैं। दुनिया का पहला एंटी ट्रस्ट लॉ, दुनिया का पहला कंपटीशन लॉ आज से 134 साल पहले संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में आया था। उसका नाम है शर्मन एक्ट। तो ये दोनों ही कंसेप्ट जो हैं, प्रति से का नियम और कारण का नियम, ये वहीं से आए हैं। और इन्हीं दो नियमों के आधार पे ये निर्णय लिए जाते हैं कि किसी भी व्यावसायिक उद्यम, किसी भी कंपनी का कोई भी समझौता, कोई भी प्रथा, कोई भी प्रैक्टिस प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रकृति की है या नहीं, उसका नेचर एंटी कॉम्पिटिटिव है या नहीं। ये दोनों ही नियम मित्रों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से उत्पन्न हुए हैं, वहीं की उत्पत्ति है। कारण का नियम जो है वो उनकी लॉ की पहली धारा में लिखा हुआ है, जबकि पर से का नियम, प्रति से का नियम, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, ये केस लॉ से निकला है, बहुत सारे केसेस में निकला है। सबसे पहले उत्तरी प्रशांत रेलवे कंपनी बनाम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, नॉर्दर्न पैसिफिक रेलवे कंपनी वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये एक केस का नाम है। मैं चाहता हूं कि आप इसको याद रखें, क्योंकि सबसे पहले ये जो पर से का नियम है ये वहीं से निकला है मित्रों। भारतवर्ष में रेलवे केवल भारत सरकार चलाती है, बहुत सारे देशों में प्राइवेट रेलवे कंपनीज हैं, अमेरिका उनमें से एक है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 3(3) की व्याख्या इस प्रकार से की जा सकती है कि वो डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली इस नियम को, प्रति से के नियम, इसमें ये प्रति से का नियम है, प्रति से का नियम सन्निहित है, क्योंकि यहाँ ये धारा प्रतिस्पर्धा आयोग को बिना उल्लंघन के आगे की जांच की अनुमति देती है। बिना आगे की जांच के बिना उल्लंघन करने की अनुमति देती है यदि वो जो है धारा 33A और 33C को 33D, 33A और 33D को सेटिस्फाई कर देता है। तो ये प्रावधान अप्रत्यक्ष रूप से प्रति से नियम, पर से नियम को प्रोवाइड करता है। अब हम आ जाते हैं मित्रों कारण का नियम, रूल ऑफ रीजन। ये शर्मन एक्ट से आया है, धारा 1 में उल्लेखित है। हम अपने लॉ में देखें तो कारण के नियम के लिए निर्धारित परीक्षण है, टेस्ट है, 3 टेस्ट, इसको ट्रिपल टेस्ट कहा जाता है। ट्रिपल टेस्ट कहा जाता है। तो ये ट्रिपल टेस्ट क्या कहता है? सहयोगियों की जो गतिविधि से होने वाला नुकसान कहां तक है, कितना है, किस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं वो, क्या वो उसको वैध है वो, और क्या वैध माध्यम से वो उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। ये 3 चीजें हैं। पहले तो कि नुकसान क्या है, जो आपने बना लिया है कार्टेल या जो भी संघ बना दिया है, एसोसिएशन बना दिया है, उससे क्या नुकसान की संभावना है मित्रों। दूसरा, जो उसका उद्देश्य है क्या वो वैध है, लीगल है,
और क्या उसको अचीव करने का तरीका, लीगल तरीके से क्या वो अचीव हो सकता है? ये इश्यूज हैं जो भारत में वादों में आए हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा का केस है, एक और केस है टेल्को वर्सेस रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस कमीशन। दोनों में लगभग सेम बात की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि कारण का नियम लागू किया जाना चाहिए भारतवर्ष में भी, क्योंकि प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार एमआरटीपी के ज़माने में भी ये होता था। शब्द की परिभाषा बहुत व्यापक है, बहुत बड़ी है। प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार, मित्रों जो चीज़ें प्रतिबंधित होती हैं उसको हमें बहुत वाइड इंटरप्रिटेशन देना पड़ता है, खास तौर पे इस तरह के कानूनों में। इसी तरह सोडी ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि माना जाएगा जो फ्रेज है मे प्रिज्यूम, ये केवल एक अनुमान है, ये साक्ष्य नहीं है, ये एविडेंस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम की जो धारा 3-4 के अंतर्गत वर्टिकल अग्रीमेंट्स हैं, वर्टिकल समझौते हैं, कि उनकी व्याख्या कारण के नियम के अनुसार ही की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी, ओनली थ्रू दिस रूल। तो इस तरह से ये दोनों रूल हमारे लॉ में आए हैं मित्रों। मैं आशा करता हूं ये आपको अभी तक क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत ही लैंडमार्क हमारे देश का जजमेंट है, जिसने एक ऐतिहासिक मामला था जिसमें कार्टेलाइजेशन के लेंस से अगर हम देखें, एक एकल आर्थिक इकाई, सिंगल फाइनेंशियल यूनिट का जो कंसेप्ट है, उसके ये जो अवधारणा है, उसके लिए कई सिद्धांत को विकसित कर दिया। बहुत ही मील का पत्थर है ये, आज से 12 साल पहले आया, पर फिर भी सारी जो जूरिस्प्रूडेंस है वो इस केस पे काफ़ी हद तक टिकी हुई है। जब हम AAEC की बात करें तो मेरी नज़र में तो ये अप्रिशिएबल एडवर्स इम्पैक्ट को लेके सबसे उचित केस है पढ़ाने के लिए। वादी जो है एक सुपर कार बेचने वाली कंपनी थी, एक्सक्लूसिव मोटर्स, ये दिल्ली में स्थित है। इसका जो व्यवसाय था, लैम्बोर्गिनी, एस्टन मार्टिन, बेंटली, कूपर जैसी विदेशी कार, सुपर कार, स्पोर्ट्स कार जो 40-50 करोड़ रुपए की आती हैं, इन कंपनियों के साथ इन्होंने समझौते कर लिए थे। इनका काम ही यही था, और उन कंपनियों से कार खरीद के इंडिया में लाते थे और उन कार को अपनी डीलरशिप के माध्यम से पूरे भारत में, दिल्ली में, बम्बई में, बेंगलोर में, इंदौर में, जोधपुर में बेचते थे। भारत के 46 शहरों में इन्होंने अपनी गाड़ियां बेच रखी थी, और अब शायद और ज़्यादा हो गई हो क्योंकि 12 वर्ष बीत गए। विभिन्न कंपनियों ने अपनी कारों को बेचने के लिए, ये जो एक्सक्लूसिव मोटर्स है, इसका नाम मैंने एक्समो रख दिया है जगह बचाने के लिए, एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। और ऐसी एक कंपनी थी इटली की, ऑटोमोबाइल लैम्बोर्गिनी स्पा, जैसे हम यहाँ प्राइवेट लिमिटेड कहते हैं वैसे वहाँ SPA कहते हैं। लेकिन इसका जो मालिक था, ये इटली की कंपनी है, बट इसका मालिक वोक्सवैगन समूह है जो जर्मन है। खैर 2005 में इन्होंने एक अग्रीमेंट किया इस डीलरशिप के साथ, और भारत में अपना आधिकारिक और अनन्य एक्सक्लूसिव आयातक, इंपोर्टर बना दिया, विक्रेता बना दिया। यह समझौता 7 साल तक ठीक ठाक चला, और जितनी भी बिक्री पर आधारित प्रचार था, ये जो कंपनी थी एक्समो, एक्सक्लूसिव मोटर्स, इन्होंने वहन किया अपनी जितने भी प्रचार वगैरह। गाड़ियां वहां से इंपोर्ट हो रही थी और लोगों को बेच रहे थे। 7 साल तक सब कुछ ठीक चला। 2011 में वोक्सवैगन की एक अन्य कंपनी उन्होंने बना दी, वोक्सवैगन इंडिया। जब वो भारतवर्ष में ये पोलो जैसी कार लेके आ गए, तो वोक्सवैगन बैज के तहत उन्होंने खुद अपनी विदेशी कारों को भी बेचना शुरू कर दिया। ये लैम्बोर्गिनी भी उनमें से एक थी, और डीलरशिप खोले गए। लैम्बोर्गिनी कारों को इस एक्सक्लूसिव मोटर्स के अलावा इन डीलरशिप के माध्यम से बेचने का फैसला ले लिया। तो ये कहते हैं यार ये क्या, ये तो आपने हमारे साथ करार किया था, अब आप खुद ही बेच रहे हो तो हमारा तो नुकसान होगा।
और आप जो है सस्ती बेचोगे, हम तो महंगी बेचेंगे, क्योंकि आप अपने वाले जो आपकी खुद की कंपनी है उसको तो आप सस्ते रेट पे बेच रहे हो, हमें तो महंगी रेट पे बेच रहे हो। तो इन्होंने कहा कि देखिए आप अपनी सिस्टर कंपनी के साथ कार को बेचने का फैसला कर रहे हैं, हम जो है इसको इस समझौते से पीछे हट रहे हैं और हम जो है अब बस जो है अब आपके साथ 3 महीने ही और काम करेंगे। इन्होंने लैम्बोर्गिनी वालों ने फिर इनको 12 महीने का नोटिस दे दिया कि 12 महीने तक तो काम करिए। इस अवधि के दौरान लैम्बोर्गिनी कार्स को जो है जो जिस रेट पे ये इंपोर्ट कर रहे थे वो बहुत अधिक थी और जिस कीमत पर वोक्सवैगन बेच रहा था उससे काफ़ी अधिक थी। तो इन्होंने कहा कि आप हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 3 और 4 अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस पोजीशन और एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स दोनों ही उल्लंघित हो रही हैं और ये जो है आप खुद ही मूल्य भी निर्धारण कर रहे हैं और आपने हमारे साथ एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट किया था, अब आप खुद भी बेच रहे हैं। तो लैम्बोर्गिनी और वोक्सवैगन के बीच हुए समझौते को जो है धारा 3-4C के उल्लंघन में होने का इन्होंने आरोप लगाया और कहा कि भाई हमारे को अब लैम्बोर्गिनी बेचने का हक ही नहीं रह गया। तो वोक्सवैगन कहता है कि स्पोर्ट्स बाज़ारों में उनकी हिस्सेदारी को ध्यान में रखते हुए 60% की राशि अगर होगी तभी इनको जो है एक माना जा सकता है कि वो डी मिनिमिस रूल जो आपने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, डी मिनिमस रूल के आधार पर तभी अगर 60% की हिस्सेदारी होगी तभी जो है माना जा सकता है। तो वो कहते हैं कि हमने कोई भेदभाव नहीं किया और हमने कोई सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अंतर्गत कार्रवाई नहीं की। कंपटीशन कमीशन कहता है लैम्बोर्गिनी का प्रभाव है ही नहीं, मार्केट में डोमिनेंट पोजीशन नहीं है, इसलिए जांच का आधार नहीं है। वोक्सवैगन और लैम्बोर्गिनी एक ही समूह से संबंधित हैं और एकल हिस्साई का हिस्सा हैं, कार्टेलाइजेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता। कार्टेलाइजेशन तब होता है जब दो अलग अलग कंपनियां साथ आती हैं। एक ही कंपनी की कोई सिस्टर कंसर्न साथ आए तो वो कार्टेलाइजेशन नहीं हो सकता मित्रों। तो हम जो है अपनी आज की परिचर्चा को समाप्त करते हुए आपको फिर दोहराएंगे कि जो 19(3) है जो हमारे अधिनियम की, प्रतिस्पर्धा अधिनियम की, वो कुछ कारक बताती है जिनको ध्यान में रखना होता है ये डिसाइड करने के लिए कि अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन है या नहीं। कुछ क्षैतिज जो करार हैं, हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट हैं इंक्लूडिंग कार्टेल को मिला के कुछ जो हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट हैं वो प्रतिस्पर्धा पे सराहनीय प्रतिकूल प्रभाव, अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन डालने वाले माने जा सकते हैं। हालांकि इस तरह की जो धारणा है ये रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, इसका खंडन किया जा सकता है। खंडन कौन करेगा? जिस पर इस तरह का आरोप है कि वो इस तरह की काम में एंटी कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों में सम्मिलित है। बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति के ऊपर है। ये अधिनियम जो है हॉरिजॉन्टल समझौतों के मामले में AAEC की इस धारणा के लिए अपवाद है। जॉइंट वेंचर जो संयुक्त उद्योग है, ये जॉइंट वेंचर जो है हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट होते हुए भी ये जो है एक अपवाद है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम की जो धारा 3(3) का अगर हम अनुसरण करेंगे तो हम देखेंगे क्षैतिज समझौते, उद्यमों या व्यक्तियों के बीच किए गए समझौते, माल के सामान या सामान के व्यापार या कार्टेल सहित सेवाओं के प्रावधान में जितने भी समझौते हो रहे हैं वो प्रतिस्पर्धा पे एक सराहनीय प्रतिकूल प्रभाव यानी कि अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन डालने वाले माने जा सकते हैं यदि वो धारा 3(3)D के तहत जो मानक हैं, जो 4 मानक हैं, जो 4 शर्तें हैं धारा 3(3)D के तहत उनको सेटिस्फाई करते हैं, उनको पूरा करते हैं। तो मित्रों ये तो हमारा आज की जो परिचर्चा थी वो हुई। आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें जो है ठीक तरह से समझ में आई होंगी और आपको आज का लेक्चर भी पसंद आया होगा। स्वयं प्रभा चैनल पे ज्ञानवर्धक जानकारी मिल रही है आपको। अब आपसे जल्द मिलेंगे अगले लेक्चर में जहाँ पे हम परिचर्चा करेंगे अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन के बारे में। जो कोई व्यक्ति है जो बाज़ार में अच्छी स्थिति में है वो उस प्रभुत्व का किस तरह दुरुपयोग करता है, कोई कंपनी किस तरह अपने प्रभुत्व का दुरुपयोग करती है, ये आने वाले लेक्चर में जानकारी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।